नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अफ्रीकी नागरिकों पर हमले की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने की निंदा। कहा सुरक्षा हो सुनिश्चित। अफ्रीकी छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मोरक्को पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री बन की रान से हुई मुलाकात। कहा अफ्रीकी देशों से कारोबारी रिश्ते दोनों पक्षों के हित में हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हार पर सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक। कांग्रेस से तालमेल को बताया राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। जाट आंदोलन की चेतावनी के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। और कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंसे 500 भारतीय। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ तैनात। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मोरक्को की राजधानी रबात पहुंचने पर प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह बनकिरान ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने मोरक्को के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। दोनों नेता संयुक्त रूप से रबात में भारत मोरक्को वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का उद्घाटन करेंगे। दो देशों की यात्रा के पहले चरण में मोरक्को की राजधानी रबात पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह बनकिरान ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। इससे पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी देशों के साथ बेहतर रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आईटी, टेलीमेडिसिन और कृषि समेत अलग अलग क्षेत्रों में इन देशों के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। IT is a very prosperous sector. Sooner or later, I think Bollywood will discover that it is a very good place for locations shooting. उपराष्ट्रपति ने मोरक्को के साथ संबंधों को व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के समय से ही अफ्रीका पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर हमारी बिजनेस को मोरक्को में एक फुटिंग मिलती है तो वहां से पूरे वेस्ट अफ्रीका में आप अपनी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली ईस्ट अफ्रीका में अगर आपको कहीं एक ब्रिज हेड मिलता है या साउथ अफ्रीका में है तो पड़ोसी मुल्कों में आप अपनी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का इस यात्रा के दौरान आतंकवाद, सुरक्षा परिषद में विस्तार के अलावा निवेश समेत कई दूसरे अहम मसलों पर विशेष जोर होगा। बेशक चीन ने अफ्रीकी देशों में भारी निवेश किया हो, लेकिन भारत के साथ अफ्रीकी देशों के रिश्ते बेहद पुराने हैं और अब इन रिश्तों की बदौलत भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध और मजबूत कर रहा है। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति 2-3 जून के बीच ट्यूनीशिया जाएंगे। पिछले 50 साल में किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की मोरक्को और ट्यूनीशिया की ये पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मोरक्को यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। कैमरामैन कंवलजीत रेखी और सहयोगी अनु दीवान के साथ विशाल कुमार जैन, राज्यसभा टीवी, रबात, मोरक्को। देश में अफ्रीकी नागरिकों पर हमलों को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीका के साथ मित्रता की परंपरा को कमजोर करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी नागरिकों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है, तो गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच अफ्रीकी छात्रों ने जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। पिछले कुछ दिनों में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले की घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चिंता जताई है। मिशन प्रमुखों के 7वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि भारत अफ्रीका लंबे समय से साझीदार हैं और अफ्रीकी छात्रों को सुरक्षा के लिए डरने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ने इस मामले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना भी की। Africa presented Mahatma Gandhi to us to transform this country. Therefore, how can we tolerate it? How can we even comprehend it? We believe it, that Africans should not feel safe in India. I am happy that Government of India has taken prompt actions. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को घृणित करार दिया और इसकी निंदा की। उन्होंने अफ्रीकी नागरिकों को मेहमान बताया और कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। Attack on anybody, whether it is our own citizens or guests who come to India for this reason or that reason, is something which is despicable. It happens, but nobody in the government can say anything different. Our government views are very clear. They are guests in the country. We have to look after them. इसी सिलसिले में विदेश सचिव एस जयशंकर कल दिल्ली में अफ्रीकी छात्रों के एक समूह से मिले। उन्होंने मामलों की तेजी से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर कहा कि अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा में भारत कोई कमी नहीं आने देगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के मामले में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। नस्लवाद का जो बात उठ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और हमारा देश तो वैसे इसके लिए नहीं जाने जाते, लेकिन अगर कहीं नस्लवाद का मामला आता है, तो रेशियल एंगल है कहीं, तो उसको बहुत ही कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। पिछले 10 दिनों में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले की 6 अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गई हैं। 20 मई को दिल्ली में कांगो के एक छात्र की कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसे लेकर अफ्रीकी नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन्हीं मुद्दों को लेकर अफ्रीकी छात्रों के एक समूह ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम पोलित ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौते को पार्टी की विचारधारा के खिलाफ माना है। दिल्ली में 2 दिन चली बैठक में 5 राज्यों के नतीजों के अलावा केंद्र सरकार के कामकाज और देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस ने सीपीएम की इस दलील को खारिज कर दिया है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद दिल्ली में 2 दिन चली सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक सोमवार को खत्म हो गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पार्टी को मिली करारी हार पर मंथन हुआ। पोलित ब्यूरो ने माना कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ था। Electoral tactics that evolved in West Bengal are not in consonance with the Central Committee decision and the political tactical line of the party, which said that there would be no electoral alliance or understanding with the Congress party. Now we are saying that all the opposition forces must unitedly resist this violence and this attacks that are being mounted by the Trinamool Congress. वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नतीजों के बाद इस तरह के बयान का कोई औचित्य नहीं है। Today to make comments, I can make so many comments, our party can make so many comments. What's the point of it? The fact of the matter is that there was a conscious arrangement. There was no coalition, but there was an arrangement. I think we should be as graceful in victory, semi-victory or defeat. इसके अलावा बैठक में एनडीए सरकार के 2 साल के कामकाज पर भी चर्चा हुई। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी का आरोप है कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था समेत हर मोर्चे पर विफल रही है। सीपीएम ने किसानों की आत्महत्या और 12 राज्यों में भीषण सूखे से निपटने में नाकाम रहने पर सरकार की आलोचना की। Whether it's terms of employment, there's a 6-year low for the jobs that have been created in our core industries. The exports have declined the worst in the last 63 years. Price rise is on. Dal prices crossing 30% increase. Farmer suicides are growing. पोलित ब्यूरो में देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशों की निंदा की गई। पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी और आरएसएस वहां धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी,
राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और बीजेपी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने राजस्थान से नामांकन भरा। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा से पर्चा दाखिल किया है। बिहार से जेडीयू नेता शरद यादव, आरजेडी उम्मीदवार राम जेठमलानी और मीसा भारती ने भी अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। पंजाब से कांग्रेस के अंबिका सोनी, उत्तर प्रदेश से कपिल सिब्बल और मध्य प्रदेश से विवेक तनखा ने पर्चे दाखिल किए। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। हरियाणा में 5 जून से होने वाले जाट आंदोलन को देखते हुए संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 भी लगाई गई है। इस बीच हिंसा पर प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंप दी गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। हरियाणा में फिर से जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनीपत समेत 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। वहीं रोहतक, झज्जर और जींद समेत कई जिलों में सीआरपीएफ तैनात है। मुनक नहर की निगरानी के लिए भी केंद्रीय बलों को चौकस कर दिया गया है। 3 महीने पहले जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब हमने मौजूद रखी हैं और मैं मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की कोई बात इस बार नहीं होगी और शांतिपूर्वक जो भी 5 तारीख के धरनों की जो बात कही गई है, हमारी बातचीत भी उन लोगों से चली है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हम शांतिपूर्वक धरने करेंगे। आरक्षण को लेकर एक बार फिर हरियाणा में जाट समुदाय सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 5 जून से राज्य में फिर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। 8 राज्यों में जाटों का आरक्षण है, हरियाणा में आरक्षण क्यों नहीं है? इस देश ने हमारे को क्या दिया? 6 दफा आरक्षण दिया, 6 दफा छीन लिया। जाटों और दूसरी 5 जातियों को आरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार ने 13 मई को कानून अधिसूचित किया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। आरक्षण की मांग को लेकर फरवरी में जाटों ने आंदोलन किया था। इस दौरान हिंसा में 30 लोगों की जान चली गई थी और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूजीसी के गजट के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक सड़कों पर उतर आए हैं। बीते दिनों जारी आदेश में टीचरों के अध्यापन के घंटे बढ़ाए गए थे। हालांकि बाद में इसे महज सलाह बताया गया, लेकिन टीचर सरकार के रुख से नाखुश हैं। यूजीसी के नए नियमों की वजह से कई अध्यापक सरकार से खासे खफा हैं। अध्यापकों का कहना है कि इससे अध्यापन के घंटे 40% तक बढ़ गए हैं और इसकी वजह से एडहॉक शिक्षकों के लिए मौके कम होंगे। जो कुछ लोगों के लिए वर्कलोड बढ़ गया तो दूसरे लोगों का वर्कलोड उन्होंने तो अप्रोप्रिएट कर लिया ना, करा दिया गया इस डॉक्यूमेंट के तहत। सो दैट्स हाउ these people have lost their jobs and even some of the departments will not be able to meet for their permanent teachers. मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि पहले जहाँ एजुकेशन पॉलिसीज राष्ट्र के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के आधार पर बनती थी, आज ये जो पॉलिसी है हायर एजुकेशन की, वो राष्ट्र के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के आधार पर बन रही है। नए नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर को सप्ताह में 16 की जगह 18 और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को 14 की जगह 16 घंटे पढ़ाना होगा। इसके अलावा छात्र अध्यापकों को रेटिंग भी देंगे। डीयू समेत कई विश्वविद्यालय के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जो स्टूडेंट्स पीछे रह जा रहे हैं उनको अगर सरकार कह रही है कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और उनको थोड़ा पढ़ाइए, उनको मदद कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरी भावना छुपी हुई है। इसमें ओवरऑल हमारे कंट्री में ये कोई छुपी बात नहीं है। हमारे कंट्री में क्वालिटी टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार नियमों को वापस लेने का दावा कर रही है, लेकिन अध्यापक इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि गजट नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए सरकार कागजी कार्रवाई नहीं कर रही। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोक कलाओं की रंगारंग धरोहर
जहां है पारंपरिक नृत्य, संगीत, नाट्य और गायन। एक चित्त लगाओ दाता से, भिक्षा मांगो जाकर मैनावती माता से। जनता के आका, मंत्रियों के काका, शेर सामंतों के अन्नदाता, देश के विधाता। चलिए हमारे साथ लोक रंग 2016 में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रेल और सड़क प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से रेल संरचनाओं के उपयोग में विविधता लाने को कहा है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि 2015-16 में 1780 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन चालू की गई और 1730 किलोमीटर लंबी लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। ये रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के काम की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने राजमार्ग विकास में ज्यादा निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कल 7 राज्यों के 15 शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 शहरों के एयर क्वालिटी का ब्यौरा पेश किया था। एनजीटी ने कहा कि राज्य अगर मंगलवार तक ये नहीं बताते हैं कि उनके यहाँ कौन से शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, तो राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 7 राज्य मंगलवार तक बताएं कि उनकी जनसंख्या कितनी है, वहां वाहन कितने हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन ना लगाने को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन रखने वाले को सख्त चेतावनी दी है। अरुण जेटली ने कहा है कि काले धन की घोषणा नहीं करने वाले भविष्य में गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वालों को आमदनी घोषित करने के लिए 1 जून से दिए जा रहे सीमित समय का इस्तेमाल करना चाहिए। संपत्ति घोषित करने की 4 महीने की ये सुविधा बुधवार से दी जाएगी। काला धन रखने वाले भारतीय अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर इस अवधि में कर और 45% जुर्माना देकर सजा से बच सकते हैं। अरुण जेटली का कहना है कि अवैध संपत्ति की घोषणा के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करके लोग चैन की नींद सो सकते हैं। अरुण जेटली फिलहाल 6 दिन की जापान यात्रा पर हैं। उन्होंने साफ किया कि ये अनुपालन खिड़की सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके पास बेहिसाबी धन है। योजना के तहत पात्र लोगों से घोषित आय पर 30% का कर और 25% का कृषि कल्याण उपकर लगेगा। इस पर दिए जाने वाले कर पर 25% की दर से जुर्माना भी लगेगा। इस तरह कुल कर और जुर्माना 45% होगा। इसका भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित सभी भारत के साथ सभी समस्याओं के हल के लिए बातचीत पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जंग से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि पठानकोट मामले को तकरीबन 5 महीने बीत गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत अब तक शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही शुरू होगी। अब्दुल बासित से जब ये पूछा गया कि भारतीय जांच एजेंसी का पाकिस्तान दौरा कब तक हो पाएगा, तो बासित ने जवाब दिया कि पठानकोट मामले में हर तरह से सहयोग किया जा रहा है और जल्द ही तय तक पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जब भी शुरू होगा वो एक जामे सिलसिला होगा, एक नतीजा खेज सिलसिला होगा। सिर्फ हम बात की हद तक बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश भी ये होगी कि हम नताइज अख्ज़ करें, नताइज निकालें अपने मुज़ाकरात से। और अब मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कैलाश मानसरोवर में फंसे 500 श्रद्धालुओं को निकालने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय नेपाल सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। वहीं उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी के बाद खासी सावधानी बरती जा रही है।
इधर उत्तर भारत के कई इलाकों में ताज़ा बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बदले मौसम के मिजाज से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर असर पड़ा है। खराब मौसम की वजह से नेपाल के पर्वतीय इलाके हिल्सा और सिमिकोट में करीब 500 भारतीय तीर्थयात्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए नेपाल सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश ऑफ कोर्स उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हुई है। दिल्ली में एनसीआर में कल से रुक रुक के बारिश हो रही है। तेज़ हवाएं चली हैं 2-3 बार और तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। वजह है एक तो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आई, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आकर दोनों की दोनों हवाएं हरियाणा के ऊपर टकराई हैं। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से हवाई यात्रा बाधित होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम खराब की वजह से फ्लाइट डिले इन्होंने डाइवर्ट कर दी अहमदाबाद में। अभी तक वहां से कोई पता नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र में बारिश से सूखाग्रस्त इलाकों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग इन इलाकों में 3 से 4 दिन में भारी बारिश की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन राजस्थान के लोगों को अभी भी जल संकट से जूझना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरहद से लगा जैसलमेर जिला इन दिनों गर्मी और अकाल से बेहाल है। जिले की 7 लाख की आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। सूखे ने खेती चौपट कर दी है और लोगों को दूर दूर तक राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर जिला आकार में तकरीबन केरल राज्य के बराबर है। जिले की आबादी करीब 7 लाख है। बढ़ती गर्मी गरीबी में जी रहे लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आती है। पिछले कुछ साल से बारिश नहीं हुई है, सो जिले के 114 गांव अकाल की मार से छटपटा रहे हैं। अकाल के अंदर भयंकर यहाँ की हालत खराब है। इस बैकवर्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को अलग से व्यवस्था देखनी चाहिए। जैसलमेर के घंटियाली गांव में जीवन और दुश्वार नजर आता है। पाकिस्तान की सरहद पर यह पहला गांव है। यहाँ न बिजली है, न सड़क है और न ही पानी। अकाल ने पहले से ही मुश्किल हालात में रह रहे लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। गर्मियों की अब तो इतनी है, उस समय गर्मी भी ज्यादा थी और अब उससे भी ज्यादा हो गई है। तापमान इतना बढ़ा कि हद से ज्यादा। अभी बॉर्डर पे आप सागर जाओगे तो सागर में अभी 55 के लगभग होगा ताप, इतनी वहाँ दिखते हैं। इलाके के ज्यादातर लोग रोजी रोटी के लिए पशुपालन और खेती पर निर्भर हैं। इंसानों से ज्यादा आबादी पालतू जानवरों की है। इंसानों के साथ उनको भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। सारा पानी गऊ का को नहीं है, घर में टोंका नहीं है, टोंको मिले, कोई बाथरूम मिले, पानी करे सारा मिले, कोई चैनियत करो, मार सहायता करो, कोई दानो, कोई घास मिले, गऊ ना सूड़ो मिले। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन भौगोलिक परेशानियों की वजह से राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। जहाँ जहाँ भी पानी की दिक्कत है वहाँ पानी की व्यवस्था टैंकर से कर रखी है। पानी के जो हैंड पंप्स वगैरह वो अपडेट कराए गए हैं। नई स्कीम में आरओ भी लगाए गए हैं। जो दूर की जगह हैं वहाँ हमने सौर ऊर्जा से चलने वाले आरओ और ट्यूबवेल्स ये मंजूर कराए हैं, वो भी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। कुछ जगह तो प्रारंभ भी कर दिए हैं। अकाल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरहदी गांव बेहाल हैं और उनको मदद की दरकार है। जैसलमेर जिले की एक बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ के 114 गांव अकाल से बुरी तरह छटपटा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां अभी तक राहत नहीं पहुंची है और उनको राहत का इंतजार है। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जैसलमेर। आजकल जहां देखा जाए वहां एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की बात की जाती है। हिंदी फिल्मों में ये चलन बहुत पहले से चला आ रहा है। हालांकि शुरुआत में बहुत कम डायरेक्टर होते थे जो फॉर्मूले से हटकर फिल्म बनाने की सोचते थे। उनमें से एक डायरेक्टर थे राज खोसला।
जिन्होंने हमें कई यादगार फिल्में दी। आइए याद करते हैं राज खोसला को उनकी जयंती पर। 1956 में आई CID फिल्म के बाद सभी इस गाने में छिपी पहेली को समझने में लग गए और इस पहेली में छिपा था एक नाम, वो था राज खोसला। 31 मई 1925 को लुधियाना में जन्मे राज खोसला ने इससे पहले मिलाप बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। CID की सफलता के बाद 1958 में एक और सस्पेंस थ्रिलर बनाई जिसका नाम था काला पानी, और ये भी हिट थी। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। लेकिन राज खोसला सिर्फ एक धारा में बहने वाले नहीं थे। उन्होंने इसी साल एकदम अलग फिल्म बनाई, 16वां साल, जो सिर्फ एक रात की कहानी थी। फिर बनाई अजीबोगरीब परिस्थितियों में पनपती एक तरफा प्रेम कहानी, बंबई का बाबू। नकली भाई बनकर आए देवानंद को सुचित्रा सेन से प्यार हो जाता है। ये एक ऐसा प्लॉट था जिसके बारे में सोचना भी उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सस्पेंस, रोमांटिक, पारिवारिक और बाद में एक्शन फिल्में भी बनाई। लेकिन एक चीज जो हर फिल्म में कॉमन थी वो था बेहतरीन संगीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। मैं तुलसी तेरे आंगन की को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन उनकी बात की फिल्में नहीं चली और वो गुमनामी के अंधेरे में डूबते चले गए। 9 जून 1991 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने की निंदा, कहा सुरक्षा हो सुनिश्चित। अफ्रीकी छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मोरक्को पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री बन किरान से हुई मुलाकात, कहा अफ्रीकी देशों से कारोबारी रिश्ते दोनों पक्षों के हित में। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हार पर CPM पोलित ब्यूरो की बैठक, कांग्रेस से तालमेल को बताया राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ, कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। जाट आंदोलन की चेतावनी के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। और कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंसे 500 भारतीय, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर प्रशासन, संवेदनशील इलाकों में NDRF तैनात। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।